सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा ऑन डे 21 हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ग्लाइकोलिसिस हमने डिस्कस कर लिया था, फर्मेंटेशन डिस्कस कर लिया था एंड टीसीए साइकिल डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फिर हमने बात करनी है नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबॉलिक पाथवे इसके बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो लेट्स सी। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 5 कॉम्प्लेक्स से बना होता है। कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे NADH जो है ये NAD में यानी कि निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें पता है कि NADH से कितनी ATP निकलते हैं, यहाँ से बच्चे 3 ATP निकलेगा, है ना, एक NADH से। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा कॉम्प्लेक्स 2, जिसको कि हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। ये क्या करता है, FADH2 निकालता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, FADH2। इससे कितने ATP निकलते हैं, 2 ATP निकलेगा बच्चे। ठीक है, फिर इन दोनों के सेंटर में इन दोनों की एनर्जी जो है कहाँ पे जाएगी, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगी, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1। ठीक है बच्चा, फिर हमारा एक कॉम्प्लेक्स आता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिर कॉम्प्लेक्स 5 आता है जिसको कि हम ATP सिंथेज कहते हैं। और यहाँ पे ये 5 कॉम्प्लेक्सेस मिलके क्या बनाता है बच्चा, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। जो भी चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है बच्चा ये, PYQ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ आप और देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस कहां पे प्रेजेंट है, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ETS सिस्टम, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम। कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट, अभी बताया मैंने आप लोगों को। इन ईच ग्रुप द एंजाइम्स आर अरेंज्ड इन द स्पेसिफिक सीरीज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हो गई बच्चे बात। An electron transport system is a series of coenzymes and cytochromes that take part in the passage of electrons through a series of activated chemical compounds to its ultimate acceptor। कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है देखेंगे जरा। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज और NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH वाया FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड which gets reduced to FNNH2. The latter transfer the electron to coenzyme Q और ubiquinone which get reduced to ubiquinone reduced form में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, राइट। कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स रिसीव थ्रू NADH get translocated from the matrix to इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटॉन्स हैं ये कहाँ से मूव करते हैं और कहाँ पे स्टोर होंगे बच्चे, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में स्टोर हो जाएंगे। ठीक हो गई बात, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सीनेट विया FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड which get reduced to FADH2. The latter transfers electron to
अगेन यूबिक्विनॉन, ठीक है, वाया FES सेंटर, एंड किनॉन जो है, यूबिक्विनॉन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, दैट इज कॉल्ड ए साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B, FES सेंटर। FES सेंटर क्या है बच्चे, आयरन सल्फर सेंटर्स हैं, एंड साइटोक्रोम C1। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनॉन टू रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना। कितने प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स 4 की। कॉम्प्लेक्स 4 इज व्हाट, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम A, cytochrome A3 and 2 copper ions, copper ion A and copper ion B. It receives electrons from cytochrome C and ultimately transfers them to O2 to form H2O टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने जो लाइट रिएक्शन में पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कि वाटर स्प्लिट होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ ऑक्सीजन देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या फॉर्म करेगा, अगेन वाटर फॉर्म कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देख लेते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेटिव, हमने क्या बात की कि यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है। सो इट इज द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द कोएंजाइम NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस्ड इन दी रेस्पिरेशन। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, 3 एनर्जी निकलेगी आपकी किससे, 3 ATP निकलेगा आपका NADH से, और FADH2 से निकलेगा 2 ATP, ठीक है, राइट। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज ATP synthase, which is the complex 5 of electron transport system. ATP synthase is located in the F1 or head piece of F0 F1 elementary particles, ठीक है बच्चा। This particle is present in the inner mitochondrial membrane. तो F0 कहाँ पे होता है, आपका प्रेजेंट होगा इनर, कहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, F1 पार्टिकल। दिस मेथड ऑफ ATP फॉर्मेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज कीमोऑस्मोटिक या केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस। हमने ये लाइट रिएक्शन में भी पढ़ा था, है ना बच्चे। सच द मोस्ट ATP सिंथेसाइज्ड इन द रेस्पिरेटरी सेल्स कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट generated due to the movement of ions across the inner membrane of the mitochondria by utilizing the energy of NADH and FADH2 formed from the oxidation of molecule is glucose. The hydrogen ions diffuse from higher proton gradient to lower proton gradient. ऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज एस्टेब्लिश्ड टू फॉर्म ATP एज द प्रोसेस इज रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, thus it is known as chemiosmosis. Important, ठीक है बच्चा। देखिए हो क्या रहा है, जब NADH रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, NAD+ में, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो FMN से, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से होता हुआ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और यहाँ से ये किसके पास जाएगा, यूबिक्विनॉन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, यूबिक्विनॉन के पास, ठीक है। और ये यूबिक्विनॉन रिड्यूस होके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, ठीक। यहाँ से आप देख रहे हैं जब सक्सीनेट कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, FAD से होता हुआ अगेन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से यूबिक्विनॉन से रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ पे आ गया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। इन दोनों से कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मूव करेगा साइटोक्रोम B से होता हुआ FES के पास, और यहाँ से साइटोक्रोम C1 के पास, राइट। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 2, तो क्या करता है, इसके आउटर मेम्ब्रेन में, सॉरी इनर मेम्ब्रेनल स्पेस जो है वहाँ पे साइटोक्रोम C प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ये सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या प्रेजेंट है, देखिए कॉपर A प्रेजेंट है जो इस सारे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये देगा साइटोक्रोम A को, यहाँ से साइटोक्रोम A3 के पास, और यहाँ से जाएगा कॉपर B के पास।
और जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तब देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, हाफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यही हमने रिवर्स रिएक्शन देखा था लाइट रिएक्शन के अंदर। तो जहाँ से फॉर्मेशन, इसी को हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। एक जगह पे कोई चीज़ बन रही है, दूसरी जगह पे वही चीज़ टूट रही है बच्चा, एंड दिस कंप्राइजेज द मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ से ये एनर्जी आ गई, दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो यहाँ से अब ये जितना भी प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन, सारा का सारा इनर मेम्ब्रेन में इकट्ठा हो गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन को हम लेके आएंगे, सॉरी प्रोटॉन्स को लेके आएंगे। यहाँ पे F0 प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ से प्रेजेंट है आपका ATP सिंथेज जो कि F1 के पास है। और ये इसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मूव करेगा बेटा, ये प्रोटॉन देखिए मूव करके इधर आ गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ADP जो है कन्वर्ट हो रहा है ATP के अंदर। तो जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, वेदर इट इज़ NADH और FADH2, ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं बच्चा, ATP बना रहे हैं। और इसी को हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे हम इसको, केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ ATP बेस्ड ऑन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन, है ना, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट, हम इसकी बात करते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए बच्चा, जितने भी हमारे पास अभी तक जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया इन सब का, है ना, ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन में और वाटर में, है ना। जस्ट इन अ सेकेंड एंड प्रोड्यूसेस 38 ATP। कैसे आएगा 38 ATP, ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP आया हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और बाकी हमारे पास 2 NADH आए, तो 3 × 2 तो 6 आ गया, 3 × 2, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे देखिए 2 NADH है, तो 6 ATP, 3 × 2 अगेन, राइट, तो 6 ATP यहाँ पे आ गया। क्रैब साइकिल में 2 FADH हैं, तो 4 ATP आ गया, 2 × 2, है ना, और 6 NADH है, तो यहाँ पे 3 × 6 आ जाएगा, तो 18 ATP। तो यहाँ पे हमारे पास 34 ATP जो है वो NADH एंड FADH2 से आया है, एंड 4 जो आया है बच्चा वो ATP से आया है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों टोटल मिला के कितने कर देंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा 38 ATP। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द बैलेंस शीट कि कितना रेस्पिरेशन जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिल रही है, तो 38 ATP मिल रही है। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात कर ली। अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे, अब अगला जो टॉपिक आता है दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या कहलाता है, जो ये रेस्पिरेटरी पाथवे जो है बच्चे, इट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दोनों चीज़ें हो रही हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर बीइंग यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। जितना भी ग्लूकोज होगा सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। फैट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल, फैट भी ब्रोकन डाउन होगा, है ना, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर ये एंटर कर जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे में थ्रू क्रैब साइकिल। प्रोटीन और ऑल्सो ब्रोकन डाउन एंटी अमीनो एसिड्स विच देन एंटर इनटू द क्रैब साइकिल, है ना। तो हमने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो या प्रोटीन हो, इन सब से जितनी एनर्जी है वो सब निकाल लेना है। ठीक है बेटा, ये देखिए बच्चे, हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये प्रॉपर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, यहाँ से पायरुविक एसिड, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम है, और यहाँ से क्रैब साइकिल बनके ये हमारा एक ग्लाइकोलिसिस पूरा हो गया। यहाँ देखिए फैट भी जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है DHAP में कन्वर्ट होके ये कहाँ से फिर से एंटर कर जाएगा, किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। इसी तरीके से प्रोटीन भी जो है वो क्या करता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके, और ये फिर पायरुविक एसिड से होता हुआ और ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा, और ये क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब ज़रूरत होती है तो ये दोबारा से ये पायरुविक एसिड जो अमीनो एसिड भी बना सकता है, और यहाँ पे ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी बना सकता है। तो ये प्रोसेस जो है इधर भी जा सकता है। तो इसी को हम कहते हैं इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे।
फिर हम बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, इट इज़, हमें ये पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। तो द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, when carbohydrate is used as a substrate and are completely oxidized, RQ कितना होगा इसका, हमेशा 1 होगा, क्योंकि हमारे पास 6 O2 यूज हुआ है और उसी से हमारा 6 CO2 जो है रिलीज हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 O2 अपॉन में 6 CO2, इसको इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 रहता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 O2 यूज़ हुआ, 6 CO2 निकला, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा RQ कितना आ गया, कार्बोहाइड्रेट का 1 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बात करें फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, RQ इज लेस देन 1। RQ जो है फैट का 1 से नीचे रहता है। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड ट्राईपाल्मिटीन का एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन यूज हुए हैं, 145। CO2 कितना बना, 102। तो ये देखिए 102 और 145 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ये आपका फैट का है, ट्राईपाल्मिटीन का है। इंपॉर्टेंट अगेन, PYQ है इसके ऊपर। ठीक है, और प्रोटीन का क्या होता है, अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो रेशो कितना आएगा, 0.9 आएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1, फैट की बात करें तो लेस देन 1। यहाँ पर ट्राईपाल्मिटीन का एग्जाम्पल है तो 0.7 दिया गया है। ठीक है बच्चा, और अगर हम वहीं पे प्रोटीन की बात करें तो इट इज़ 9, 0.9। तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है बच्चा, तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है। अब जरा हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि हम लोगों ने अभी रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबॉलिक पाथवे कैसे है, क्योंकि बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टेक प्लेस है ना, दोनों चीज़ें हो रही हैं, और सब जो एनर्जी आ रही है वो प्रोटीन से भी आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से भी आ रहा है और फैट से भी आ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ एम्फीबॉलिक पाथवे। फिर उसके बाद अगर RQ देखें, डिफाइन RQ तो बता दिया मैंने, है ना, द वॉल्यूम ऑफ O2 CO2 इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। यही है आपका ये, यस और नो। ठीक है बच्चा, तो फैट के केस में क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने बात कर दी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, अगर ऑक्सीजन का जब यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर फॉर्म कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है ना बच्चे। सो दीज आर दी सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ NCERT। तो देखिए हम लोगों ने PYQ लगभग हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में। नीट 21 का क्वेश्चन देखो अगर आप, तो यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP। ये गलत है बच्चे, यही सही आंसर है इसका, क्योंकि 2 ATP नहीं देता है, ये 3 देता है। NFADH2 कितना देता है, 3 नहीं देता है, 2 देता है। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ये ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ये भी ठीक है। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, इन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, फिर अगर हम 6th क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन। 18 का क्वेश्चन है, क्या रोल है NAD का, तो इट इज द न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस, नो ये नहीं है। इट फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, यस इट इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर। NAD क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ये, है ना बच्चा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर देखिए 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ RQ ऑफ ट्राईपाल्मिटीन, अभी पढ़ा हम लोगों ने। 19 का क्वेश्चन है, क्या आंसर आता है, 0.7 आता है ना बच्चे। 102 अपॉन 145, 102 CO2 इवॉल्व होगा और 145 कार्बन ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 16 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट लेवल का नहीं है,
सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन नहीं है तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, ये भी गलत है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, ये भी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, तो यस दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट आएगा बच्चे तो क्लास में पूछेंगे, डाउट सेशन में पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।